नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम जीएम क्रॉप पर चर्चा करेंगे। जीएम क्रॉप में हम जीएम मस्टर्ड की चर्चा करेंगे। अब आप सोचेंगे जीएम मस्टर्ड क्या होता है? जीएम सरसों। अब जीएम सरसों की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है ये न्यूज़ में चर्चा में बना हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस पर एडिटोरियल्स और न्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने उन सब का कलेक्शन किया हुआ है और वो सारे इनपुट्स मैंने अपने भी डाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इसको कवर करते हैं। इसमें जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने सारी कवर की हैं और इसके सारे डायमेंशंस हम इसको समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जीएम जो मस्टर्ड है, राइट, जीएम मस्टर्ड क्रॉप न्यूज़ क्या है, हम ये देखेंगे। व्हाट इज जीएम क्रॉप? व्हाट इज जीएम क्रॉप्स क्या होता है? जीएम क्रॉप्स किसे कहते हैं? एडवांटेज इनके क्या हैं, इनके क्या मतलब फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, एनी एडवर्स इफेक्ट है उस पर कि नहीं है, मतलब क्या उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसके प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, उत्पादन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में हम जानेंगे, आयात और निर्यात के बारे में, उसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया में क्या है ये हम जानेंगे, उसको किस प्रकार से उसकी खपत है हम ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा एक नेशनल ईडेबल ऑयल मिशन जो है, ऑयल पाम, वो चलाया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सी क्रॉप होती है, कौन कौन से स्टेट इसका प्रोडक्शन करते हैं, उनका रैंक क्या है। उसके बाद जीएम क्रॉप्स की हिस्ट्री इंडिया में क्या है और उसके बाद देखेंगे हम वे फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि न्यूज़ क्या है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि न्यूज़ क्या है। तो हम न्यूज़ देख रहे हैं कि जीएम जो मस्टर्ड है, राइट, जीएम मस्टर्ड क्रॉप, जिसे हम GMH11 कहते हैं। जीएम मस्टर्ड का मतलब हो गया जीएम सरसों, ठीक है। तो अभी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ अभी ये है कि द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कमेटी का नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ठीक है। ये कमेटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? कौन सी मिनिस्ट्री की है ये कमेटी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 24 मेंबर्स हैं और ये हर महीने मिलती है। तो इस कमेटी ने क्या किया है, इस समिति ने क्या किया है? अपनी रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट दी है? इन्होंने रिपोर्ट ये दी है कि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, सिफारिशें दी हैं कि जो जीएम मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जो जीएम सरसों है उसकी अभी कॉमर्शियल खेती की जा सकती है, मतलब फॉर द कॉमर्शियल यूज इन द कंट्री, ठीक है। ये सिफारिश अभी की है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो जीएम फूड होता है वो हम क्या कहते हैं, क्या होता है जीएम क्रॉप, हम उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कमेटी कौन सी है और कमेटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये, और उसके साथ साथ कौन सी मिनिस्ट्री की कमेटी है, उसने अपनी रिकमेंडेशन किसके लिए दी है? कॉमर्शियल यूज, ये ध्यान रखना है, वाणिज्यिक यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए कंट्री में, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन होगी ये 4 साल तक के लिए लागू रहेगी, वैलिड रहेगी, वैध रहेगी, और 2 साल में जो है इसको क्या करना है? 2 साल के अंदर इसका जो है वो रिन्यूअल करना है, ठीक है, फिर से उसको रिन्यू करना है। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे देखते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है? जब कोई प्लांट होता है, ठीक है, तो जब कोई प्लांट होता है तो उस प्लांट में उसके डीएनए में क्या करते हैं हम? उसके डीएनए में हम जीन्स में क्या करते हैं? चेंजेस कर देते हैं उसके जीन्स में। जीन्स क्या होते हैं? कोई भी जीन्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें कीड़े लगने वाला जीन्स है या फिर उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उस जीन को हम आइडेंटिफाई करके उस जीन को हम एक नए जीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसे हम ऐसी फसल, जिस फसल में हमें जो समस्या होती है, अब जैसे मान लिया कोई क्रॉप ऐसी है कि जिस क्रॉप को पानी ज़्यादा लगता है, मान लिया फॉर एग्जांपल उसको वाटर यूज़ ज़्यादा होता है, अब पानी की समस्या है, तो हम क्या करेंगे? उसके जीन में चेंज करेंगे और जीन में चेंज करके एक नए जीन से उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है। लिखने के लिए तो आप ये लिखेंगे दैट दे आर
दैट टाइप ऑफ प्लांट्स whose DNA has been modified through जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन के जो चेंजेस को करते हैं, जीन को हम जो रिप्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हमने ये भी समझा कि जीएम क्रॉप क्या होती है। अब जीएम क्रॉप के बाद हम ये जानेंगे कि जो जीएम क्रॉप होते हैं उसके क्या एडवांटेज क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं जीएम क्रॉप के। ठीक है, तो जीएम क्रॉप के लाभ ये होते हैं, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्शन। देखिए, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्शन, ये क्या करता है, उत्पादन को बढ़ाता है जीएम क्रॉप। एंड रेजेस द फार्मर्स इनकम, और इससे किसानों की जो इनकम होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई जब उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इनकम बढ़ेगी। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं ना, वो कीटनाशक वगैरह जो हम डालते हैं, वो कीटनाशक इसमें डालने की जरूरत नहीं है, उसको इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स की इसमें कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। ठीक है, इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, ये देखिए कीड़े से भी इसकी बचत होती है। तो ये इसके एक ये फायदे हैं कि इससे उत्पादन बढ़ता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें कीटनाशक की कम जरूरत होती है, तो ये उसकी एडवांटेज हो गए। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, जीएम राइस की हम बात कर लेते हैं। जीएम राइस की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले चर्चा में रहा है, जैसे हम गोल्डन राइस भी कहते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स तो वैसे मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बेनिफिट्स। इसके लाभ ये हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, इससे उत्पादन हमारा बढ़ता है। हायर यील्ड्स, हायर यील्ड्स का मतलब क्या होता है कि पर हेक्टेयर जो है ज़्यादा उत्पादन होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हायर यील्ड्स। इंक्रीज 25% इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर हम इसके जो है जीएम क्रॉप्स की फसलें करेंगे तो इससे होगा कि आगे जाके जो हमारा उत्पादन होगा वो 25% लगभग आगे आने वाले सालों में बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो रिड्यूस होती है। इससे कॉस्ट जो है, हम जो लागत होती है हमारी, वो कम हो जाती है, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रेटर पेस्ट रेसिस्टेंस, मतलब इसमें हमें क्या जरूरत नहीं होती, कीटनाशकों को डालने की जरूरत नहीं होती है, और क्योंकि ये खुद ही पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं। उसके बाद लेसर नीड्स फॉर पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते हैं, और उसके बाद ये जो है खुद ब खुद पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि और इससे क्या फायदा है, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सफिशिएंसी। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, तो खाद्य सुरक्षा की आज प्रॉब्लम देख रहे हैं आप। तो खाद्य सुरक्षा एक फूड सिक्योरिटी के लिए और आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर में बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, आप इसके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई इसके डिसएडवांटेज क्या है। हम क्या देख रहे हैं, हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे या इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं, वैसे तो ये पॉलिटिकल इन नेचर है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, विदेशी कंपनियों की चालें हो सकती हैं, लेकिन हम इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसके जो है, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती होती है, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रही है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान दे रही है, प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती में इतना पोटेंशियल नहीं है, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, तो इतना जल्दी पोटेंशियल उसमें नहीं है। लेकिन इसमें ये पोटेंशियल है, लेकिन लोग ऑब्जेक्शन ये लगा रहे हैं कि हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ ये खिलवाड़ है, ठीक है, नेचर के साथ खिलवाड़ है, इस तरीके के फूड सिक्योरिटी के लिए आगे जाके प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, इस तरीके से ऑब्लिगेशंस, इस तरीके से लोग जो है एक आरोप एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि कनाडा है, वहाँ कई सालों से जीएम क्रॉप्स होते हैं, वहाँ आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद, स्टडी के बाद हमने ये डिसीजन लिया है, तो इसलिए ये सिर्फ कहने की बात है। अच्छा, ये हम बात कर लेते हैं, क्या हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो ये प्रोड्यूस होता है, कौन सा, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 9 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल्स। ठीक है, हमारे जो खाने का तेल है वो हम 9 मिलियन टन्स क्या करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, कब, एनुअली। ठीक है,
अच्छा, और क्या करते हैं हम जो है सॉरी, हम जो है अपना क्या बोलते हैं, आयात करते हैं इसको खाने के तेल के लिए, क्योंकि हम क्योंकि भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग इंडियंस लोगों को क्या होता है कि हम लोग तेल ज़्यादा खाते हैं। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे फेस्टिवल्स भी आते रहते हैं, तो हमें जो है तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने तेल खाद्य आपूर्ति के लिए कह सकते हैं तेलों के लिए हम क्या करते हैं, हम तेलों का इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल है हम मंगाते हैं बाहर से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट्स करते हैं। अब देखिए इंपोर्ट्स करते हैं तो हमको क्या होगा, इंपोर्ट्स करेंगे तो हमें पैसा डॉलर में देना होगा, और जब हम डॉलर में पैसा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व जानते हैं मतलब जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, हमें उससे खर्चा करना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी इससे जाता है। ये चीज़ हमको समझ लेनी है। जहाँ तक हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो देखिए दुनिया में 2000 से लेके 2200 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है होता है उत्पादन, लेकिन भारत की जहाँ तक बात करेंगे तो 1000 से लेके 1200 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। इससे क्या समझ में आया, ऐसे ये समझ में आया कि भारत में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो कम है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप बता सकते हैं। तो हम अपने लिए क्या करते हैं, हम अपने लिए चीज़ों को, ये जो बीजेएम मस्टर्ड जो है हमारे लिए क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जो एडिबल ऑयल मंगाते हैं बाहर से, ठीक है, तो हम अगर भारत में ही उत्पादन होगा तो हमें विदेशी जो है जो विदेश से मंगाते हैं उस पर हमारी जो कह सकते हैं उन पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो एडिबल ऑयल है जैसे कि पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर ये हम बाहर से मंगाते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो है हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम बाहर से नहीं मंगाते हैं। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर ये प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है हम बाहर से मंगाते हैं तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, हम विदेश क्या होता है जब विदेश से कोई चीज़ें मंगाते हैं तो ज़्यादा जब मंगाएंगे और भेजेंगे कम, जब हम कोई चीज़ क्या करेंगे ज़्यादा मंगा रहे हैं और मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है गड़बड़ हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो हम ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर हम अपने यहाँ ही कह सकते हैं उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हम ट्रेड डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर पाएंगे, ध्यान रखना। अब उसके बाद ये भी है कि जो हम खाने में और भी तेल ले रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल खाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे चेंज कर सकते हैं अपने जो चीज़ों हम मंगा रहे हैं उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखिए दुनिया में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल एडिबल ऑयल है, ठीक है, जो खाने का तेल है, जो खाने का तेल है उसकी जो लगभग 50% है जो खपत होती है 50%, ठीक है, वो हम अपना इंपोर्ट करते हैं। 56% हम इंपोर्ट करते हैं, तब जाके हमारे यहाँ पूर्ति होती है। ठीक है, अब आप देखिए एनुअल जो इंपोर्ट्स होता है हमारा वो 13 से लेके 14 मिलियन टन्स होता है, ठीक है, पर ईयर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बाहर से मंगाते हैं। कौन कौन से कंट्रीज से मंगाते हैं ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो हम पाम ऑयल जो है इंडोनेशिया से मंगाते हैं और हम मलेशिया से मंगाते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो सोयाबीन है हम यूक्रेन से मंगाते हैं और अर्जेंटीना से मंगाते हैं। तो अभी पता है यूक्रेन में तो वॉर चल रहा है, तो खाद्य जो हमारी एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, उसकी समस्या तो हो ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों के कारण आपको एक चीज़ ये समझनी है कि प्रॉब्लम आज से नहीं है, पहले से ही है, क्योंकि हम चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं। तो हमारे देश में जो है हमारी सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन चलाया था। ठीक है, ध्यान रखना, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन चलाया था, ऑयल पाम। ठीक है, ये कब चलाया था ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 2020-2021 में। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि भारत में एडिबल ऑयल की जो है अवेलेबिलिटी जो है, उपलब्धता जो है वो बनी रहे देश में, इसलिए लाया गया था। आगे देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि the average yield of mustard which has a share of around 40% in domestic edible oil output, मतलब पूरे जो तेल हैं उनमें सरसों का जो या मस्टर्ड का जो है कह सकते हैं जो शेयर है वो लगभग कितना है, 40% है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमारे यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारे प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, उनके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है,
पर हेक्टेयर, ये आप ध्यान रखना, डेटा में पहले ही आपको दे चुका हूं। आगे देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मस्टर्ड है, सरसों है, ये कहाँ उगाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, ये जो है रेनफेड कंडीशंस में उगाया जाता है। अब रेनफेड कंडीशंस क्या होती है? असिंचित क्षेत्र। असिंचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ सिंचाई की उपलब्धता कम है वहां पे। तो कौन कौन सी जगह हो गई? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो है ये उगाया जाता है मस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि रबी जो क्रॉप है, रबी, इसे हम सरसों की जो फसल होती है वो कौन सी क्रॉप आती है आपको पता होगा? खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है। तो ये किस में आता है? ये रबी क्रॉप में आता है। अब हम थोड़ा भारत में जीएम क्रॉप का एक हिस्ट्री देख लेते हैं, ये इतिहास क्या है। तो भारत में 2002 में जो है बीटी कॉटन की जो क्रॉप है, पहली क्रॉप थी, फर्स्ट क्रॉप, ध्यान रखना आपको, फर्स्ट क्रॉप जो है जीएम क्रॉप कौन सी थी? बीटी कॉटन 2002 में। तो 2002 में बीटी कॉटन जो है वो हमने पहली बार लाई थी। इस बार हम क्या लाए हैं कॉमर्शियल यूज के लिए? जीएम मस्टर्ड। पहले क्या था? बीटी कॉटन 2002। 2002 में जब पहली जीएम क्रॉप हम लेके आए, तो पहली जीएम क्रॉप कौन सी है? ये एग्जाम के लिए आप ध्यान रखना, बीटी कॉटन 2002 में। अब बीटी कॉटन ने क्या किया है? हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बीटी कॉटन ने। क्या कि पहले हम क्या करते थे? इसका इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे बाहर से, लेकिन अभी क्या हो गया? अभी हम एक्सपोर्ट करने लगे। देखिए आप, किसके कारण? सोचो जरा, हम जीएम क्रॉप के कारण, क्योंकि हमने बीटी कॉटन को फोकस किया, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट करने लगे। पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्टर बन गए हैं अभी, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया, इसके फायदे देख रहे हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे हम क्या बन गए? एक ग्लोबल लीडर बन गए इसके प्रोडक्शन में, इसको बाहर भेजने में ड्यूरिंग द ऑनगोइंग डिकेड्स, पिछले सालों में, हम पिछले दशक में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया स्टार्टेड कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन इन 2002। मैंने आपको पहले बता दिया कि 2002 में हमने कॉमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, वाणिज्यिक खेती स्टार्ट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपसे यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीटी कॉटन ने जो है एक सफलता प्राप्त की है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आने वाली जो फसलें हैं उनसे भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको जानकारी दे दूं कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो फूड है, क्रॉप है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक जीएम फूड जो था वो बीटी ब्रिंजल था, मतलब बैगन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको कब मंजूरी दी गई थी? 2009 में, लेकिन स्टे लगा दिया गया, बाद में रुक गया। लेकिन ये ध्यान रखना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप बीटी ब्रिंजल इन 2009। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मस्टर्ड है, पहले तो बीटी कॉटन था 2002 में, अभी जो मंजूरी दी गई है वो मस्टर्ड को दी गई। तो मस्टर्ड क्या है? सेकंड जीएम क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दूसरे देशों में काफी सक्सेस है, कह सकते हैं कि जीएम क्रॉप, तो क्यों ना फिर हम भारत में भी उसका फायदा लें। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से गुजर रही है, हीट वेव आते हैं, ड्रॉट पड़ रहा है, राइट। पिछली बार हम देखेंगे कि गेहूं की फसल को हिट किया था हीट वेव ने, ड्रॉट ने, ठीक है। तो जो कह सकते हैं कि पिछले साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो वीट का, जो गेहूं का जो है, हिट हुआ था हीट वेव के कारण। तो ये जो समस्याएं लगातार जलवायु परिवर्तन की बढ़ रही हैं, तो ऐसे समय में आप ये रिकमेंड करेंगे कि देखिए जब पूरी दुनिया उस तरफ बढ़ रही है और उसके कोई डिसएडवांटेज भी नहीं नजर आए हैं स्टडी में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायोटेक्नोलॉजी के पोटेंशियल पे हमको ध्यान देना चाहिए। जीएम क्रॉप किसके अंतर्गत आती है? बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जीन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? ये टेक्नोलॉजी कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। तो इसमें जो पोटेंशियल है इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, जिससे हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे। जब अर्निंग करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा, और ये हम विदेशी मुद्रा को भी बचा पाएंगे, और इस तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है मैंने बहुत संक्षेप में वो सारी चीज़ें बता दी जो आपके एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेरा लेक्चर निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। हम किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।